लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग, LOD या फिर सिंपल ओवेरियन ड्रिलिंग एक बहुत कॉमन सर्जरी है। बहुत सारे पेशेंट्स जिनको प्रेगनेंसी नहीं रहती उनके बहुत सारे डॉक्टर्स जब लेप्रोस्कोपी करते हैं और अगर लेप्रोस्कोपी पे ओवरीज पॉलीसिस्टिक दिखती हैं तो उसमें लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग करते हैं। क्या होता है लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग? लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग कब करनी चाहिए? लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग के क्या फ़ायदे हैं? लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग की क्या टेक्निक है? लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग के क्या नुकसान हैं? और क्या आज के परिवेश में लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग करना चाहिए, इन सब के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर रजत और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल गायनेक दीदी और गायनेक वाला। तो ये लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग मतलब क्या? लेप्रोस्कोपिक मतलब दूरबीन का ऑपरेशन, ओवरियन मतलब ओवरी मतलब एंडकोश, और ड्रिलिंग मतलब उसके अंदर जैसे हम लोग ड्रिल करते हैं वैसे हम लोग ओवेरियन के अंदर होल्स करते हैं। उसको हमारी मेडिकल भाषा में लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग बोलते हैं। लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग की टेक्निक से पहले मैं ये आपको समझाऊंगा कि लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग हम लोग करते कब हैं। लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग यूजुअली पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ में करते हैं। इसका पहले से थोड़ा सा हिस्टोरिकल बेसिस समझते हैं। स्टेन लेवेंथल करके जो दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने लगभग आज से 100 साल पहले पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ की आविष्कार किया था। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, PCOD। पी मतलब पॉली मतलब बहुत ज़्यादा, सी मतलब सिस्ट मतलब छोटे छोटे पानी के परपोटे या बबल्स, ओवेरियन मतलब इंडकोश, और डिजीज़ मतलब रोग। जिस भी पेशेंट्स में ओवरी के अंदर हमको ऐसे छोटे छोटे परपोटे या बबल्स दिखते हैं तो वो उसको हम लोग पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ बोलते हैं। उन्होंने ऐसा देखा कि अगर हम लोग उस ओवरी का वेज रिसेक्शन करें, सर्जरी में वेज रिसेक्शन मतलब ओवरी को थोड़ा सा काट दें और उस ओवरी का वॉल्यूम कम कर दें, तो बाद में सर्जरी के बाद उस ओवरी में ओवुलेशन इम्प्रूव हो जाता है, फॉलिकल्स अपने आप बनने लगते हैं, और फॉलिकल्स अपने आप बनने लगते हैं तो मतलब प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ जो एक रोग होता है उसका मेन 3 चीज़ें होती हैं। एन ओव्यूलेशन मतलब उस फीमेल को नॉर्मली अपने आप ओव्यूलेशन नहीं होता है, इसलिए उसको एमेनोरिया होता है, पीरियड्स नहीं आता है। या फिर ओलिगो ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन कभी कभी होता है, 1.5 महीना 2 महीना 3 महीने में एक बार, तो इसलिए उसको ओलिगोमेनोरिया होता है, मतलब 2 महीने 3 महीने या 4 महीने में एक बार पीरियड आता है। ऐसे फीमेल्स को हर्सुटिज्म भी ज़्यादा होता है, साइंस ऑफ एंड्रोजन एक्सेस ज़्यादा होता है। हर्सुटिज्म का मतलब अनचाही जगह पे बाल, या तो यहाँ पर हल्के से बाल होंगे, यहाँ हल्के से बाल होंगे, या फिर यहाँ सिर पे बाल कम होंगे, एंड्रोजेनिक एलोपेसिया होगा, या फिर नाभि के नीचे बाल होंगे, या फिर जांघ के अंदर की साइड पे बाल होंगे। और ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स में इंसुलिन रेजिस्टेंस पाई जाती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? नॉर्मली जब हम कोई भी खाना खाते हैं तो वो खाना थोड़ी देर के बाद, थोड़े घंटों के बाद ग्लूकोज में बनता है। बॉडी में ग्लूकोज एनर्जी के लिए ज़रूरत है। जब एनर्जी का काम हो जाता है तो बाकी का ग्लूकोज जो होता है उसको कम करने के लिए हमारी बॉडी में इंसुलिन का सिक्रीशन होता है। वो इंसुलिन ग्लूकोज को कम करता है और इस तरह ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म चलता है। PCOD वाले पेशेंट्स में ग्लूकोज बढ़ता जब है तो इंसुलिन उसको कम नहीं करता है। जब इंसुलिन कम नहीं करता है तो बॉडी को ऐसा लगता है कि इंसुलिन को और बढ़ाना चाहिए, तो इंसुलिन और बढ़ता है, फिर भी काम नहीं करता है तो इंसुलिन और बढ़ता है। तो ऐसे भविष्य में जाके इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। अब इंसुलिन एक ग्रोथ हार्मोन है जो बॉडी का ग्रोथ बढ़ाता है, सेल्स का नंबर और सेल्स का साइज बढ़ाता है। छोटे बच्चे में इंसुलिन के कारण हाइट बढ़ती है, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं, प्यूबर्टी क्रॉस कर लेते हैं, तो हाइट ज़्यादा नहीं बढ़ती, तो इसलिए वज़न ज़्यादा बढ़ना पड़ता है। इसलिए इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण वेट बढ़ता है। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ में 3 मेन चीज़ होती है: एनोवुलेशन, साइंस ऑफ एंड्रोजन एक्सेस, और इंसुलिन रेजिस्टेंस, ओबेसिटी। ये 3 मेन चीज़ें हैं। अब एनोवुलेशन का मेन कारण
इंसुलिन रेजिस्टेंस है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मेन कारण वेट है। ये चिकन एंड एग की कंडीशन की तरह है कि पहले इंसुलिन रेजिस्टेंस हुआ या पहले वजन हुआ, लेकिन हम लोग पीसीओडी वाले पेशेंट्स को सबसे पहले ऐसा बोलते हैं कि आप अपना वेट लॉस पे फोकस करें, और वो वेट लॉस आपका जितना बेसलाइन वेट है उसका 10% होना चाहिए। एक बार आपका 10% वेट लॉस हो गया तो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस धीरे धीरे कम होना स्टार्ट होगा, और इंसुलिन रेजिस्टेंस जब कम होगा और वेट लॉस 10% हो जाएगा तो आपका नेचुरल ओव्यूलेशन स्टार्ट हो जाएगा। जब आपका नेचुरल ओव्यूलेशन स्टार्ट हो जाएगा तो उसके बाद आपका प्रेगनेंसी रहने के चांसेस इंप्रूव हो जाएंगे। 2 से 3 महीने के साइकिल के बाद भी अगर वेट लॉस का नेचुरल लाइफस्टाइल और डाइट से भी वेट लॉस कंट्रोल नहीं हो रहा है तो ऐसे पेशेंट्स में हम लोग इंसुलिन सेंसिटाइजर्स देते हैं। इंसुलिन सेंसिटाइजर्स के लिए मेटफॉर्मिन या फिर मायोनेसेटोल या फिर मेटफॉर्मिन मायोनेसेटोल का कॉम्बिनेशन, या फिर क्रोमियम पिकोलिनेट, सेलेनियम, या फिर एन-एसिटाइलसिस्टीन, ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस मार्केट में अवेलेबल हैं। हम लोग हमारी प्रैक्टिस में मेनली हम लोग मेटफॉर्मिन और मायोनेसेटोल का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। 5 ग्राम 500 मिलीग्राम मेटफॉर्मिन और 1 ग्राम मायोनेसेटोल, डिपेंडिंग 1 टाइम ए डे, 2 टाइम ए डे या 3 टाइम्स ए डे, डिपेंडिंग अपॉन द होमा इंडेक्स टेस्ट जो हम लोग करते हैं। उसके बाद उसकी असर आने में लगभग 2 से 3 महीने लगते हैं, और उसके साथ भी लाइफस्टाइल और डाइट मैनेजमेंट चालू रखते हैं। ये 6 महीने करने के बाद भी अगर पेशेंट को ओव्यूलेशन नहीं, उसके बाद हम लोग उसको ओव्यूलेशन इंडक्शन ट्राई करते हैं। लेट्रोजोल 2.5 मिलीग्राम से ट्राई करते हैं। लेट्रोजोल 2.5 मिलीग्राम हम लोग डे 3 टू डे 5 देते हैं, और 10वें दिन पे हम लोग देखते हैं कि पेशेंट का फॉलिकल बन रहा है कि नहीं। फॉलिकल बन रहा है और उसका इस्ट्राडियोल अराउंड अबाउट प्री ओव्यूलेटरी 250 पाइक्रोग्राम पर ml है, दैट मीन्स कि उसको अच्छा फॉलिकल बन रहा है, और हम लोग 7-8-9 साइकिल ट्राई करते हैं। ऐसे में प्रेगनेंसी रुक जाती है। अगर फॉलिकल नहीं बनता है या बहुत लेट बनता है, लेट्रोजोल का 2.5 की जगह हमने 5 मिलीग्राम किया, अगर लेट बनता है या नहीं बनता है तो फिर ऐसे पेशेंट्स को हम लोग गोनाडोट्रोफिन स्टार्ट करते हैं। गोनाडोट्रोफिन में मेनली ग्रॉस पीसीओडी वाले पेशेंट जिनको इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, हम लोग उनको एफएसएच, या तो यूरिनरी एफएसएच या फिर हाईली प्योरीफाइड एफएसएच या फिर रिकॉम्बिनेंट एफएसएच स्टार्ट करते हैं। रूटीन प्रैक्टिस में रिकॉम्बिनेंट एफएसएच पेशेंट को कॉस्टली पड़ता है, तो या तो हाईली प्योरीफाइड या फिर यूरिनरी एफएसएच स्टार्ट करते हैं। यूरिनरी एफएसएच, हाईली प्योरीफाइड और रिकॉम्बिनेंट एफएसएच में हालांकि एफिकेसी का प्रॉब्लम नहीं है, एफिकेसी सब में सेम रहती है, पर बैच टू बैच वेरिएशन रहता है। यूरिनरी में कुछ बैचेस में अच्छी एफिकेसी होगी, कुछ में ख़राब होगी। हाईली प्योरीफाइड में उससे थोड़ा सा बेटर एफिकेसी रहेगी, लेकिन रिकॉम्बिनेंट में बैच टू बैच कंसिस्टेंसी ज़्यादा मेंटेन रहेगी। इसलिए जितने भी बहुत सीनियर डॉक्टर्स हैं, बहुत जिनका नाम है, जिनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, वो लोग ट्राई करते हैं कि रिकॉम्बिनेंट एफएसएच ही यूज़ किया जाए, ताकि बैच टू बैच कंसिस्टेंसी रहे और रिजल्ट्स की कंसिस्टेंसी अच्छी रहे। हालांकि अगर कॉस्ट का इशू है तो यूरिनरी एफएसएच भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यूरिन एफएसएच जो गोनाडोट्रोफिन्स है वो ओव्यूलेशन स्टिमुलेशन के लिए या तो हम लोग डे 2 से स्टार्ट कर सकते हैं 37.5 की डोज से। 5 दिन देंगे 37.5 की डोज में, उससे नहीं फ़र्क पड़ेगा तो 75 करेंगे। धीरे धीरे डोज बढ़ाते हैं, क्योंकि पीसीओडी में ओव्यूलेशन हाइपर स्टिमुलेशन होने के चांस रहते हैं। और उससे देखते हैं कि फॉलिकल बन रहा है कि नहीं। अगर फॉलिकल बन के ओव्यूलेशन हो रहा है तो हम लोग वो कंटिन्यू रखेंगे। अगर एनओव्यूलेशन के कारण प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है तो 6 से 7 साइकिल में प्रेगनेंसी रुक जाएगी। सपोज़ फॉलिकल बन रहा है या ज़्यादा बन रहा है और पेशेंट को कॉस्ट का इशू आ रहा है, तो हम लोग पहले 4 दिन 5 दिन लेट्रोजोल दे के उसके बाद गोनाडोट्रोफिन दे सकते हैं। उसके भी रिजल्ट्स ऑलमोस्ट खाली गोनाडोट्रोफिन जैसे ही सिमिलर होते हैं, लेकिन पेशेंट को कॉस्ट में बहुत ज़्यादा कम पड़ जाता है। 9 या 10 गोनाडोट्रोफिन की जगह हमको खाली 3 या 4 गोनाडोट्रोफिन देने पड़ते हैं, और रिजल्ट्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। इतना सब करने के बाद भी अगर पेशेंट को फॉलिकल नहीं बनता है और अल्ट्रासाउंड पे ग्रॉस पीसीओडी है, बहुत सारे फॉलिकल्स है, टोटली रेजिस्टेंट ओवरी है, तो ऐसे पेशेंट्स में हम लोग लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग करते हैं। लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग करने से पहले हम लोग पेशेंट का एक बेसलाइन एएमएच करते हैं, एंटी मलेरियन हार्मोन, और फिर हम लोग लेप्रोस्कोपी करते हैं। ये कहने का लबोलबाब ये था कि लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग करने का डिसीज़न ऑन टेबल नहीं होना चाहिए,
पेशेंट को पहले प्री ऑपरेटिवली समझाना चाहिए कि हम आपका ओव्यूलेशन इम्प्रूव करने के लिए लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग करें, और लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग करने के 2 से 6 हफ्ते के बाद आपका नेचुरल ओव्यूलेशन होने के चांसेस इम्प्रूव होंगे। तो सवाल ये आता है कि लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग की टेक्निक क्या है। रूल ऑफ 4 फॉलो करते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग हर ओवर मोनोपोलर की नीडल आती है, मोनोपोलर कॉटरी से ओवरी में एंटी मेसेंट्रिक साइड, मतलब जो फ्री साइड है वहाँ पर हम लोग 4 पंचर करते हैं 4 सेकंड के लिए 40 वाट। रूल ऑफ 4 इम्पॉर्टेंट है, 4 पंचर 4 मिलीमीटर की डेप्थ 4 सेकंड के लिए और 40 वाट करंट पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 से ज़्यादा पंचर नहीं करते, 4 से कम पंचर कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा एक्सेसिव पंचर, ज़्यादा एक्सेसिव करंट, ज़्यादा एक्सेसिव ड्यूरेशन से कभी कभी पेशेंट को भविष्य में 2 कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है पेशेंट अर्ली प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर में जा सकता है, और दूसरा इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है कि पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव एडिशंस हो सकते हैं। अच्छा, क्या हमको दोनों साइड पंचर करने चाहिए? देखिए, ऐसा पाया गया है कि दोनों साइड पंचर करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंगल साइड पंचर यूनिलैटरल लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग करें उसका और बायलैटरल लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग करें तो रिजल्ट्स ऑलमोस्ट सिमिलर है। इसलिए ताकि भविष्य में पेशेंट को ओवेरियन रिजर्व कम नहीं हो, इसलिए यूनिलैटरल लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग करना इंपॉर्टेंट है, दोनों साइड नहीं करना है। ये एक प्रिंसिपल है जिसमें आप अगर ओवरी के कॉर्टेक्स या ओवरी के सब कॉर्टिकल एरिया में थोड़ा भी कोई मैकेनिकल या थर्मल इंजरी स्टिमुलेट करेंगे तो उसका नेक्स्ट साइकिल में फॉलिकल डेवलपमेंट का इम्प्रूवमेंट बढ़ जाएगा। और ये सेम प्रिंसिपल हम लोग जब ओवेरियन पीआरपी करते हैं जिनका डिक्रीज ओवेरियन रिजर्व होता है, और प्री आईवीएफ साइकिल में वो ओवेरियन रेस्पॉन्स को स्टिमुलेट करने के लिए भी ये हम लोग काम करते हैं। दैट इज़ ए टॉपिक फॉर ए डिफरेंट डिबेट। तो एलओडी का पर्पस क्या है? हम लोग कॉर्टेक्स के नीचे जो सब कॉर्टिकल लेयर होती है जहाँ ओवेरियन स्ट्रोमा होता है, उस ओवेरियन स्ट्रोमा को हम लोग थर्मल एनर्जी से जलाते हैं, जिसके कारण बॉडी का एलएच लेवल कम हो जाए। एलएच जिनमें टोनिकली हाई होता है जो फॉलिकल बनने नहीं देता, जब एलएच लेवल हाई होगा तो नेक्स्ट साइकिल से ऑटोमेटिकली पेशेंट का फॉलिकल बनना स्टार्ट हो जाएगा। इस प्रोसीजर के रिस्क मैंने आपको बता दिया। अगर कोई आदमी, कोई डॉक्टर नया है, किसी ने एक्सेसिव विगरस लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग कर दी तो पेशेंट प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर में जा सकता है। अगर उस लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग करने के बाद नॉर्मली बहुत सारे सीनियर एक्सपीरियंस डॉक्टर्स क्या करते हैं, ओवरीज को सेलाइन के अंदर डुबो देते हैं, मतलब इरिगेशन करके सेलाइन इरिगेट कर देते हैं। उससे 2 चीज़ें होती हैं कि एक तो ओवरी जल्दी ठंडी हो जाती है, चारिंग ज़्यादा नहीं होती है, और थोड़ा बहुत जो भी ब्लड कलेक्शन होता है वो सेलाइन के अंदर आ जाता है। वो ब्लड कलेक्शन अल्टीमेटली फाइब्रोसिस करता है और भविष्य में ओमेंटल या फिर इंटेस्टिनल एडिशंस का वो कारण बनता है। तो वो एक प्रिवेंशन मैकेनिज्म हो सकता है। रूल ऑफ 4 के मेरे बारे में बात की, लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग कितनी इफेक्टिव है? बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। एक प्रॉपरली सिलेक्टेड पेशेंट में प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग वंडरफुल रिजल्ट्स देती है। हमारे एक सर हैं अहमदाबाद के, बहुत सीनियर डॉक्टर हैं, उन्होंने ऐसा बोला कि गोनेडोट्रोफिन्स की जितनी कॉस्ट होती है उसकी 5% कॉस्ट में लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग कर सकते हैं और पेशेंट को फ्यूचर में लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग की ज़रूरत नहीं पड़े। लेकिन जैसे मैंने बोला, प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड टेक्निक और प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ पेशेंट बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे डॉक्टर्स प्री ऑपरेटिवली एएमएच नहीं करते, बहुत सारे डॉक्टर्स प्री ऑपरेटिवली पीसीओडी का अच्छे से मैनेजमेंट नहीं किया होता है, ऑन टेबल डिसाइड करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ऑन टेबल अगर आपको ओवरीज पीसीओ लग रही हो तो वो पीसीओडी ही हो। कभी कभी अर्ली ओवेरियन फेलियर में एमएफओ मल्टी फॉलिकुलर ओवरी होती है। मल्टी फॉलिकुलर ओवरी इसलिए होती है क्योंकि वो पेशेंट्स में एफएसएच लेवल टोनिकली हाई होते हैं, और एफएसएच लेवल जब हाई होते हैं तो उससे ज़्यादा रिक्रूटमेंट होता है। जब ज़्यादा रिक्रूटमेंट होता है तो अर्ली फॉलिकुलर फेज़ में ओवरी की अपीयरेंस मल्टी फॉलिकुलर ओवरी होती है। लेकिन उस मल्टी फॉलिकुलर ओवरी को पॉलीसिस्टिक ओवरी को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमको ओवेरियन स्ट्रोमा देखना बहुत ज़रूरी है, और वो हमको अल्ट्रासाउंड पे पता चलता है। ओवेरियन स्ट्रोमा ज़्यादा होना चाहिए, ओवेरियन स्ट्रोमा ज़्यादा होगा उसका मतलब है थीका सेल ज़्यादा होंगे, थीका सेल ज़्यादा होंगे मतलब एलएच ज़्यादा होगा,
और पीसीओ ड्रिलिंग वही पेशेंट्स में काम करती है कि जिसमें थीका सेल्स ओवेरियन स्ट्रोमा ज़्यादा है, क्योंकि आपको एलएच लेवल कम करना है। अगर आप मल्टी फॉलिकुलर ओवरी में पीसीओ ड्रिलिंग करेंगे, पेशेंट ऑलरेडी डिक्रीज ओवेरियन रिजर्व की तरफ जा रहा है, तो वो जल्दी प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर की तरफ प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या एलओडी एएमएच कम करती है? यही तो हमारा काम है। जितना ज़्यादा एएमएच होगा पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ में 8, 9, 10, 11, तो उसको हमको कम करना है। इसलिए प्री ऑपरेटिव एएमएच और पोस्ट ऑपरेटिव एएमएच करना बहुत ज़रूरी है, और उसको मेडिको लीगली भी डॉक्यूमेंट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमको पता चले कि कितना एएमएच पहले था और बाद में कितना हुआ। वो हम लोग सर्जरी के लगभग 1 से 1.5 हफ्ते या फिर 15 दिन के बाद रिपीट एएमएच करवाते हैं। उससे दो चीज़ें होती है कि एज ए सर्जन हम लोग कॉन्फिडेंट होते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा फॉलिकल्स को डिस्ट्रॉय नहीं किया है एंड पेशेंट हैज़ नॉट लैंडेड अप इन प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर। और दूसरा, जिस चीज़ को करने के लिए हमने स्टार्ट किया था कि एएमएच बेसिकली फॉलिकल ग्रोथ को इनहिबिट करता है, इसलिए ग्रॉस पीसीओडी वाले पेशेंट्स में फॉलिकल डेवलप नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम लोग जब एएमएच कम करने के लिए जाएँ, जब हमको एएमएच बेसिकली कम करना है, तो इसलिए प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव एएमएच में फ़र्क होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि 11 एएमएच था ने आपने पोस्ट ऑपरेटिवली 2 कर दिया। अब ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको वो नहीं टारगेट करना है, हमको उतना रखना है कि पेशेंट का नेचुरल ओव्यूलेशन हो जाए। कुछ लोग विगरस 8, 9, 10 पंचर कर देते हैं, वैसा नहीं करना चाहिए। दैट इज़ ए क्राइम इन माई व्यू। एलओडी का ओव्यूलेशन पे क्या इफेक्ट होता है? सर्जरी के 4 to 6 वीक्स के बाद बहुत सारे पेशेंट्स में ओव्यूलेशन ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो जाता है, और बहुत सारे पेशेंट्स हमने देखे हैं कि 4 से 6 महीने के अंदर ऑटोमेटिक कंसीव भी हो जाते हैं। उन पेशेंट्स को मोस्टली ओव्यूलेशन इंडक्शन की या तो ज़रूरत नहीं पड़ती है, या फिर सिंपल ओरल ओव्यूलेशन से काम हो जाता है। लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग के क्या कोई ऑल्टरनेटिव्स हैं? मैंने जैसे बताया, लाइफस्टाइल और डाइटरी मॉडिफिकेशन का कोई ऑल्टरनेटिव है नहीं, वो तो हमको चालू ही रखना है। इसके अलावा इंसुलिन सेंसिटाइजर्स हम लोगों को कंटिन्यू रखने हैं। हालांकि उसकी डोज वेरी करेगी, दिन में आप 3 बार दे रहे हैं, 4 बार दे रहे हैं, 2 बार दे रहे हैं, 1 बार दे रहे हैं, वो पेशेंट के बेस बॉडी मास इंडेक्स पे, पेशेंट के होमा इंडेक्स पे डिपेंड करेगा। और उसके साथ साथ हम लोग लेट्रोजोल या क्लोमिफेन साइट्रेट भी देंगे। हालांकि लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग करने के बाद गोनाडोट्रोफिन्स की रिक्वायरमेंट या तो ज़ीरो हो जाती है या बहुत कम हो जाती है। लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग करने के बाद क्या, व्हाट नेक्स्ट आफ्टर लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग? हमने जब लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग किया तो उसके नेक्स्ट 2 या 3 साइकिल हम लोग उस पेशेंट को नॉर्मल मॉनिटर करते हैं, बेसलाइन मॉनिटरिंग करते हैं विदाउट एनी ओरल ओव्यूलेशन इंडक्शन। देखते हैं कि पेशेंट का नेचुरल फॉलिकल बन रहा है कि नहीं। अगर पेशेंट का नेचुरल फॉलिकल बन रहा है तो फिर हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप लाइफस्टाइल और डाइटरी मॉडिफिकेशन फॉलिक एसिड इकोस्प्रिन के साथ चालू रखें, घर पे 4 से 6 साइकिल ट्राई करें। अगर 4 से 6 साइकिल के अंदर फ़र्क नहीं पड़ता है और पीरियड रेगुलर आ रहा है, तो फिर हम लोग ओरल ओव्यूलेशन इंडक्शन विद और विदाउट गोनाड्रोफिन्स प्लस माइनस आईयूआई ट्राई करते हैं। हम बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं जिसमें लेप्रोस्कोपिक डॉक्टर्स और आईवीएफ डॉक्टर्स के बीच में हर समय ये झगड़ा चलता है। लेप्रोस्कोपिक डॉक्टर आर प्रो लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग और आईवीएफ डॉक्टर्स आर अगेंस्ट ओवेरियन ड्रिलिंग। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि एक लेप्रोस्कोपी वाले डॉक्टर को भी इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्योंकि यू हैव टू नीड टू लव ओवरीज, बिकॉज एक ओवेरियन रिजर्व ऐसी चीज़ है जो अगर एक बार कम हो जाती है तो वापस नहीं आती है। और ओवेरियन ड्रिलिंग करके हम लोग ओवेरियन रिजर्व को कम कर रहे हैं। और आजकल के वातावरण में जिसमें इतना इन्फ्लेमेशन है, हम लोग एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट खा रहे हैं, हमारी लाइफ के कारण इन्फ्लेमेशन बढ़ रहा है, रिफाइंड हम लोग फूड ज़्यादा खा रहे हैं, एक्सरसाइज कम कर रहे हैं, सीडेंट्री लाइफस्टाइल ज़्यादा हो रहा है, स्ट्रेस ज़्यादा है, तो ओवेरियन रिजर्व वैसे भी जल्दी कम हो रही है। और हमारी कॉकेशियन और एशियन पॉपुलेशन में वैसे भी हम लोगों का ओवेरियन रिजर्व यूरोप वेस्टर्न कंट्री से जल्दी कम होता है। तो मैं ज़्यादा अग्रेसिव ओवेरियन ड्रिलिंग करने के फेवर में नहीं हूँ। मैं मेरे लेप्रोस्कोपी वाले मित्रों को ऐसा बोलना चाहूँगा कि अगर आपको करना है तो 1-2 पंचर करें। आप उसकी प्रीवियस 8, 9, 10 महीने की ओवुलेशन स्टिमुलेशन की हिस्ट्री देखें, फॉलिकल बन रहा है कि नहीं। अगर उसको नेचुरल ओवुलेशन स्टिमुलेशन हो रहा है या फिर ओवुलेशन स्टिमुलेशन ओवुलेजेंस के बाद हो रहा है, तो मेरे हिसाब से लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग करने का मतलब नहीं है।
बहुत सारे डॉक्टर्स 8, 9, 10, 12 महीने के ट्रीटमेंट के बाद अगर पेशेंट को नहीं रुकता है प्रेगनेंसी तो लेप्रोस्कोपी करते हैं और हिस्ट्रोस्कोपी करते हैं। पहली बात, डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी का आज के संदर्भ में कोई रोल नहीं है। आपको इतनी बढ़िया अल्ट्रासाउंड आ गई है, अल्ट्रासाउंड पे लगभग सारी चीज़ें पता चलती हैं। अगर आप स्कोप अंदर डाल रहे हैं तो आपका ध्येय ये होना चाहिए कि अगर उस लेप्रोस्कोपी में कोई एडिशंस मिले जो एडिशंस ट्यूब ओवेरियन रिलेशनशिप को ख़राब कर रहे हैं तो उसको आप ठीक करें ताकि ट्यूब ओवेरियन रिलेशनशिप ठीक हो जाए। अगर आपको कुछ अर्ली एंडोमेट्रियोसिस के साइंस मिले तो आप उसको फलगरेट करें। अगर आपको फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है फिम्ब्रियल तो आप उसको फिम्ब्रियोप्लास्टी करें। अगर आपका कॉर्नुअल ब्लॉक है तो कॉर्नुअल कैनलाइजेशन करने की कोशिश करें और साथ में हिस्ट्रोस्कोपी भी करें। प्लेन लेप्रोस्कोपी का कोई मतलब नहीं है। हिस्ट्रोस्कोपी में अगर आपको पॉलिप दिख रहा है तो वही सिटिंग में आप पॉलिपेक्टोमी करें। अगर आपको एशरमैन सिंड्रोम दिख रहा है तो वही सिटिंग में एशरमैन्स को करने का प्रयत्न करें। अगर आपको फाइब्रॉइड दिख रहा है तो वही सिटिंग में आप फाइब्रॉइड ट्रीट करें। कहने का मतलब ये है कि प्लेन डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी फॉलोड बाय दूसरा ऑपरेशन और बाद में ऑपरेटिव लेप्रोस्कोपी करने का मतलब नहीं है। आपने हिस्ट्रोस्कोपी करके पॉलिप या फाइब्रॉइड डायग्नोस कर दिया और फिर बोले कि दूसरी जगह करके आप फाइब्रॉइड रिसेक्शन करवाएं या पॉलिप रिसेक्शन करवाएं, उसका भी कोई मतलब नहीं है। तो लेप्रोस्कोपी शुड बी फर्टिलिटी एनहांसिंग। डायग्नोस करने के लिए लेप्रोस्कोपी करने का मतलब नहीं है। कुछ डॉक्टर्स को जिन्होंने लेप्रोस्कोपी के लिए पेशेंट लिया और वो लेप्रोस्कोपी में उनको कुछ नहीं मिला तो फिर कुछ करने के लिए पीसीओ ड्रिलिंग कर देते हैं, जो मेरे हिसाब से एक क्रिमिनल चीज़ है, वैसा नहीं करना चाहिए। तो ये हमारे लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग के बारे में आज का वीडियो था। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमको कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, बाय बाय।